वेलकम गाइस। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके जेकेएसएसबी फॉरेस्टर के साइंस का नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से आपको एग्जाम में मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसके आज सारे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स आपको पता है, मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड इन स्टेट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैन आपको याद रखना है, तो प्रॉपर्टीज याद रखनी है और कुछ एक्सेप्शंस हैं वो जरूरी ही याद रखनी है, ठीक है। एक्सेप्शन जरूरी याद रखनी है आपने। तो मेटल्स यूजुअली आर इन सॉलिड स्टेट, बट एक एक्सेप्शन है इसमें, कुछ एक्सेप्शन है। जैसे मरकरी आपको पता है मेटल है, बट इट एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। तो ये एक्सेप्शन आपको अच्छे से याद रखनी है। नॉन मेटल कैन एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी, बट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट इलेक्ट्रिसिटी में एक आपको एक्सेप्शन याद रखनी है, विच इज ग्रेफाइट, विच इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन एक नॉन मेटल होता है एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यूजुअली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट ग्रेफाइट आपको एक्सेप्शन याद रखनी है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर होता है, आपको याद रखना है, फॉलोड बाय कॉपर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, मेटल्स हैव लस्टर, दैट इज मेटल्स यूजुअली जो होते हैं शाइनी अपीयरेंस होती है उनकी, बट नॉन मेटल्स दे डोंट हैव एनी लस्टर। इसमें भी एक्सेप्शन आपकी एक्सेप्शन इज आयोडीन एंड ग्रेफाइट। आयोडीन एंड ग्रेफाइट हैं नॉन मेटल्स हैं, बट उनमें लस्टर होता है, बाकी नॉन मेटल्स में नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। तो सोडियम एंड पोटेशियम जो आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है, ये आपके हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं सॉलिड फॉर्म में, बट ये सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम नाइफ से भी काट सकते हैं। जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं, बट आपको एक्सेप्शन याद रखनी है, सोडियम एंड पोटेशियम। सिमिलरली जो नॉन मेटल है जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड इज अगेन अ फॉर्म ऑफ कार्बन, लेकिन आपको पता है डायमंड सॉफ्ट नहीं होता। डायमंड तो हार्डेस्ट सबस्टेंस है इन दी वर्ल्ड। ये एक्सेप्शन जो मैं बता रहा हूँ ये आपको अच्छे से याद रखनी है। जैसे मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड, इसमें मैंने एक एक्सेप्शन आपको बताई, मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। एक इसकी एग्जांपल और है गैलियम, ठीक है। गैलियम भी याद रख लेना आप, GALLIUM, गैलियम होता है तो मेटल है, बट अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ये जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, 30 डिग्री से नीचे ये पाया जाता है आपको सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। सो इसको भी हम लिक्विड, रूम टेम्परेचर पे तो लिक्विड नहीं होता, बिकॉज रूम टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री से नीचे ही होता है। 30 डिग्री से ऊपर ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा। सो ये भी एक्सेप्शन में आ सकता है, गैलियम भी याद रखना। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो मेलिबिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। डक्टिलिटी होता है अगर किसी मेटल को हम लॉन्ग वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब वो ब्रेक ना हो, अगर उनको हम लॉन्ग वायर्स की फॉर्म में लाएं तो वो ब्रेक ना हो, मतलब वो उस फॉर्म में आ जाए, तो देन दैट मटेरियल इज नोन एज डक्टाइल। तो मेलिएबल होता है अगर किसी मटेरियल को हम थिन शीट्स में लेके आए, जैसे आपने एल्यूमिनियम की फाइल्स देखी हैं जिसमें हम खाने को पैक करते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम इज अ मेटल, तो उसको हम बिकॉज मेटल्स आर मेलिएबल तो उनको हम शीट्स की फॉर्म में ला सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, दे आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। दैट मीन्स दे आर ब्रिटल वो मटेरियल को बोलते हैं जो अगर उसकी या तो शीट बनाने की कोशिश करोगे या वायर बनाने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स आर सोनरस। सोनरस क्या होता है, अगर किसी चीज़ से मेटल को स्टक करोगे तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज सोनरस, ठीक है। बट नॉन मेटल जो है वो नॉन सोनरस होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। इसकी एक्सेप्शन आ जाएगी सोडियम, पोटेशियम एंड मरकरी, क्योंकि आपको पता है सोडियम पोटेशियम जो है वो सॉफ्ट होते हैं, इसलिए उनका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो लो होगा, ठीक है। जनरली हाई होता है मेटल्स का, और यहाँ पे नॉन मेटल्स में दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। सो ये थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनमें आपको एक्सेप्शंस अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो अब देखेंगे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज मेटल रिएक्ट कैसे करता है दूसरे सबस्टेंसेस के साथ। सो सबसे पहले आपको पता है मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मेटल की एक तरह की डेफिनेशन होगी, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस फॉर एग्जांपल मेटल्स की हमको एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम, ठीक है। सोडियम का आपको एटॉमिक नंबर पता है कितना होता है, 11। अगर 11 एटॉमिक नंबर है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर आएंगे 8 और बच गया 1 और ये 1 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कोई भी मेटल, कोई भी एलिमेंट स्टेबल तब होता है जब उसका आउटर शेल कंप्लीटली फिल्ड हो, और आउटर शेल कंप्लीटली फिल्ड, फर्स्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है और बाकी सारे शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। अगर आउटर शेल कंप्लीटली फिल्ड हो, दैट स्टेट इज नोन एज स्टेबल स्टेट। तो हर कोई एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, तो इसको स्टेबल होने के लिए देखो इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 8 करने है ना, लास्ट शेल में 8 होंगे तो स्टेबल होगा। तो 8 कैसे होगा, या तो ये 1 को लूज कर दे, या ये 7 किसी से गैन कर ले। तो 7 तो किसी से गैन, 7 कहाँ से गैन करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे। सो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दैट इज एक नेगेटिव चार्ज इसमें लूज हो गया, तो इट मीन्स अब इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, सो इट विल बिकम एन आयन Na पॉजिटिव। दैट्स वाई दे आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। जितने भी मेटल्स होंगे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, दैट इज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर कैल्शियम की एग्जांपल हो गई, कैल्शियम भी मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगी 282। तो देखो इसको स्टेबल होने के लिए या तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। तो ईजी क्या है, ईजी है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा एंड इट विल फॉर्म कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन बन जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बन जाएगा। सो मेटल्स आपको याद रखना, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स।
नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी समझने से पहले आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल ये पता होनी चाहिए। सो हमने क्या किया, मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से इस सीरीज में अरेंज किया। जो सबसे ऊपर मेटल है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव है, और जो इस सीरीज के सबसे लास्ट में मेटल होगा वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। दैट इज अगर ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो इसको आपको मेमोराइज करना है, पोटेशियम सोडियम। इस मीन्स पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर उससे कम सोडियम, और नीचे से देखोगे तो सबसे कम रिएक्टिव होता है मेटल्स में प्लेटिनम और फिर गोल्ड। प्लेटिनम एंड गोल्ड आपको याद रखना है, जनरली लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, और पोटेशियम सोडियम मोस्ट रिएक्टिव। इस रिएक्टिविटी सीरीज को मेमोराइज करने के लिए यहाँ पे एक ट्रिक है, ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई ट्रूली लाइक हर कॉलिंग मी अ सुपर जिराफ। तो इससे आपको इस ट्रिक से ये दो एलिमेंट आपके रह जाएंगे, कौन सा, बेरियम वाला और निकल वाला। कोई बात नहीं, इनको आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी सीरीज, इसको मेमोराइज करना है आपको इस ट्रिक से, ठीक है। बेरियम और निकल को छोड़ भी दोगे, बाकी जो है वो आपको मेमोराइज होने चाहिए, ठीक है। इसको बार बार प्रैक्टिस करो, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को समझने के लिए भी। और यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ से आप बता सकते हो, अगर आपको पूछे कि कैल्शियम ज़्यादा, यहाँ से अगर आपको पूछे कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है या आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता है तो आप बोलोगे कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। सो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। तो मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, तो आपको याद रखना है, मोस्ट मेटल्स जैसे सोडियम पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर पे टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। कौन सी बात है, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ऑक्साइड ही बनेगा। तो मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। बट इसमें आपको याद क्या रखना है कि कुछ मेटल्स ऐसे होंगे जो रूम टेम्परेचर पे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, जैसे जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर हैं, जैसे पोटेशियम सोडियम, ठीक है, वो रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट करके बना देंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे देखो, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, बिकॉज सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल। तो जैसे ये ऑक्सीजन इसको मिलेगा, ये एट रूम टेम्परेचर पे ही उसके साथ रिएक्शन करेगा। बट कुछ मेटल्स होंगे जो रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, बट उनको रिएक्ट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उनको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे उसकी एग्जांपल है जैसे मैग्नीशियम एंड जिंक, ठीक है। मैग्नीशियम एंड जिंक क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी कम होती है, ये मिडल में लाई करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, तो इनको ये ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली एट रूम टेम्परेचर रिएक्ट नहीं कर सकते, इनको हीट करना पड़ेगा। सो इनकी रिएक्शन में देखो, ये ट्रायंगल का सिंबल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिएक्शन तभी होगी जब इनको हम हीट प्रोवाइड करेंगे। सिमिलरली कुछ मेटल होते हैं जो और कम रिएक्टिव होंगे, मैग्नीशियम और जिंक से भी नीचे, जैसे आयरन एंड कॉपर, ये तभी रिएक्ट करेंगे जब प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, काफी टाइम तक आपको हीटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। सो रिएक्शन विद ऑक्सीजन में आपको बस ये 2-3 पॉइंट याद रखने हैं कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है वो तो एट रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करेंगे एंड दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जो थोड़ा सेंटर में जैसे मैग्नीशियम जिंक, दे विल रिएक्ट विद मेटल ओनली आफ्टर हीटिंग, एंड जो सबसे नीचे हैं जैसे आयरन कॉपर, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग ओनली, ठीक है। अब जो मेटल ऑक्साइड बनेगा तो उसका नेचर क्या होगा, तो याद रखना आपको, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड जो होते हैं दैट आर ऑफ बेसिक इन नेचर। मोस्ट जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक नेचर, और उन मेटल ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। इनकी एग्जांपल याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो हो जाएगा दैट विल शो द प्रॉपर्टीज ऑफ, दैट विल शो द बेसिक एज वेल एज एसिडिक नेचर। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। सो हम देखेंगे इसमें मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, दे विल फॉर्म मेटल हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा या मेटल ऑक्साइड बनेगा, ये अभी हम देखेंगे कि किस केस में मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा और किस केस में मेटल ऑक्साइड बनेगा। जब भी मेटल्स रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, आपको याद रखना है या तो मेटल ऑक्साइड बनेगा या मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस तो बनेगी, ठीक। इसमें अब फर्दर 3 केस आएंगे जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे, जैसे पोटेशियम एंड सोडियम, वो तो वायलेंटली वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। इसमें 3 कंडीशन हम पढ़ेंगे, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर एंड स्टीम। वो तो कोल्ड वाटर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट करके दे विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो इस केस में आपको याद रखना है मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन तो बनेगी, और ये रिएक्शन जो होगी काफ़ी वायलेंट होगी। वायलेंट मीन्स ये रिएक्शन इतनी वायलेंट होगी, अगर आप सोडियम को सीधा पानी में डालोगे तो वो रिएक्ट करके जब ये बनेगा मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, और साथ में क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन, इतनी वायलेंट रिएक्शन होगी कि ये हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन विल कैच फायर, ठीक है, दिस हाइड्रोजन विल कैच फायर, इतनी वो वायलेंट रिएक्शन होगी। नेक्स्ट केस, अगर थोड़े कम रिएक्टिव मेटल्स की बात करूं, जैसे मैग्नीशियम, दे विल नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ठीक है, वो कोल्ड वाटर के साथ डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करेंगे, बट अगर हॉट वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो हॉट वाटर के साथ वो रिएक्शन करेंगे एंड दे विल आल्सो फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या बनेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड विद हाइड्रोजन, ठीक है। सिमिलरली अब रिएक्टिविटी सीरीज में और नीचे आ जाओ, जो कम रिएक्टिव है जैसे आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, दे ओनली रिएक्ट विद स्टीम। नहीं, ये जो है आयरन, जिंक एंड एल्यूमिनियम, ना तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना हॉट वाटर के साथ, हाँ अगर स्टीम होगी तो उसके साथ रिएक्ट करेंगे एंड दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बनेगा। देखो मेटल ऑक्साइड है यहाँ पे सारे, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम डोंट रिएक्ट विद वाटर अंडर एनी कंडीशन। अब कुछ मेटल्स ऐसे होंगे जो वाटर के साथ कभी रिएक्ट करेंगे नहीं, चाहे वो कोल्ड वाटर हो, चाहे वो हॉट वाटर हो, चाहे वो स्टीम हो। ऐसा क्यों होगा, उसके लिए देखनी पड़ेगी हमें रिएक्टिविटी सीरीज। ये आ गई आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। मुझे बताओ वाटर के साथ जब रिएक्शन होगी, किसी भी मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होता है।
यहाँ पे ये मेटल क्या करता है, इस हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करता है, रिमूव करता है। हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करने के लिए यहाँ पे ऐसा मेटल होना चाहिए जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तभी तो यहाँ से इसको ये डिस्प्लेस करेगा। अगर ये मेटल इस हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है, नहीं तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ ही रहेगा, इस मेटल के साथ नहीं जाएगा, तो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो याद रखना, ये रिएक्शन वाटर के साथ मेटल की रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब ये जो मेटल होगा ये रिएक्टिविटी सीरीज में ये इस हाइड्रोजन से ऊपर होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन का है, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन देखो यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन हालांकि मेटल नहीं है, दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। ये हाइड्रोजन को हमने इसलिए डाला है, इसीलिए डाला कि हमें पता चल सके कौन से मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन से मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। तो हाइड्रोजन से जितने भी ये कम रिएक्टिव वाले आपके यहाँ पे मेटल्स हैं, जैसे कॉपर है, जैसे मरकरी है, जैसे सिल्वर है, जैसे गोल्ड है, जैसे प्लेटिनियम है, ये आपको याद रखना, ये हाइड्रोजन से जितने भी नीचे मेटल हैं ये कभी भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। यही पॉइंट वहाँ पे, और मैंने रीज़न आपको बता दिया, क्योंकि मेटल हाइड्रोजन से जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वही वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा। और यही पॉइंट यहाँ पे लिखा था, मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, ये चारों के चारों हाइड्रोजन के नीचे। तो हाइड्रोजन के नीचे 5 थे, वो 5 आपको याद रखने, डोंट रिएक्ट विद वाटर अंडर एनी कंडीशन। प्रॉपर्टी नंबर 3, केमिकल प्रॉपर्टी जो थर्ड है आपकी मेटल्स की, वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद डिल्यूट एसिड। अब हम देखेंगे डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कैसे होगी मेटल्स की। सो मेटल्स जब डिल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, दे डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डिल्यूट एसिड। एसिड में आपको पता है हाइड्रोजन तो होगी, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जैसे नाइट्रिक एसिड HNO3। तो वहाँ पे एसिड में जो भी हाइड्रोजन होगी उसको डिस्प्लेस करके दे विल फॉर्म देयर साल्ट, ठीक है। सो मेटल यूजुअली डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम डिल्यूट एसिड्स, ठीक है। मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा एंड फॉर्म दी साल्ट ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साल्ट ऑफ एल्यूमिनियम AlCl3, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी, ठीक है। सो मेटल्स की रिएक्शन याद रखना है, तो मेटल की रिएक्शन में क्या बनेगा, साल्ट बनेगा उस मेटल का और साथ में हाइड्रोजन गैस। अब एक पॉइंट और याद रखना है यहाँ पे, देखो इस रिएक्शन में भी हाइड्रोजन को ही डिस्प्लेस करना है। सो वही बात आगे, जो हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो डिल्यूट एसिड्स के साथ कभी रिएक्शन करेंगे ही नहीं, क्योंकि डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन का मतलब हुआ जो एसिड में हाइड्रोजन है उसको डिस्प्लेस करना है, तो उस हाइड्रोजन को वही डिस्प्लेस कर पाएगा, वही मेटल डिस्प्लेस कर पाएगा जो हाइड्रोजन से जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। सो यहाँ पे भी वो सेम पॉइंट हो जाएगा, मेटल्स बिलो दी हाइड्रोजन, मेटल्स बिलो दी हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज डोंट रिएक्ट विद एसिड्स। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, एसिड्स के केस में भी सेम पॉइंट और वाटर के केस में भी सेम पॉइंट। लास्ट आपकी रिएक्शन आ गई, रिएक्शन ऑफ मेटल विद साल्ट सॉल्यूशन। अगर जो मेटल का साल्ट है उसी के साथ मेटल रिएक्ट कर जाए, कोई दूसरा मेटल रिएक्ट करे तो क्या होगा, किसी एक मेटल का साल्ट हो और दूसरा मेटल उसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो ये रिएक्शन, पहली बात तो यही, ये रिएक्शन तभी पॉसिबल होगी जब वो मेटल होगा और जो साल्ट में मेटल होगा। तो जो मेटल रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखो, यहाँ पे हमने मेटल लिया जिंक और साल्ट लिया कॉपर का, कॉपर सल्फेट। अब ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तभी जिंक क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा। तो हमें पता है रिएक्टिविटी सीरीज देखो, जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सो ये रिएक्शन हो जाएगी, जिंक यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक का यहाँ पे साल्ट बन जाएगा, जिंक और कॉपर एज इट इज़, ठीक है। सो अगर इसी रिएक्शन को मैं रिवर्स करूँ तो क्या हो, क्या वो रिएक्शन पॉसिबल होगी, वो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे कॉपर को ले लूँ और साल्ट जो है वो जिंक का ले लूँ। अब आपको पता है क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर इसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। सो इसमें भी आपको याद रखना है, ये रिएक्शन तभी पॉसिबल होगी जब जो मेटल जो रिएक्ट कर रहा है और जो साल्ट में मेटल है, इन दोनों की रिएक्टिविटी में क्या होना चाहिए, इस मेटल की रिएक्टिविटी साल्ट के मेटल की रिएक्टिविटी से ज़्यादा होगी, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। एक्वा रिजिया, एक्वा रिजिया आपको याद रखना है, ये एक्वा रिजिया इज़ अ सोल्यूशन। Aqua regia is a freshly prepared mixture of 1 part of concentrated nitric acid and 3 part of concentrated hydrochloric acid। ठीक है, ये हम एक मिक्सचर बनाते हैं किसका, जिसमें हम नाइट्रिक एसिड लेते हैं, जिसमें क्या लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड HCl। बट किस रेशो में लेते हैं, नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट में होनी चाहिए और कंसनट्रेटेड HCl 3 पार्ट्स में। मतलब अगर नाइट्रिक एसिड आपने 1 लीटर लिया तो HCl आपको 3 लीटर लेना है, उनको मिक्स करना है, तो वो जो सोल्यूशन बनेगी उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं एक्वा रिजिया। ये इतनी स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन होती है कि इवन इट कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनियम। आपको पता है गोल्ड एंड प्लेटिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होते हैं, दैट इज दे विल नेवर रिएक्ट विद एनी सबस्टेंस। तो ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, तो इनको अगर डिसॉल्व करना होगा तो उसके लिए हमने एक स्पेशल सोल्यूशन बनाई जिसको हम बोलते हैं एक्वा रिजिया। तो ये आपको याद रखना है, एक्वा रिजिया इज अ सोल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 1:3। ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये गोल्ड और प्लेटिनियम जैसे नॉन रिएक्टिव मेटल्स को भी डिसॉल्व कर लेती है। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। जैसे मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वैसे ही नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गैनिंग इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल एक नॉन मेटल कोई भी आप ले लो, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, 287। तो लास्ट वाले शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो इसको स्टेबल कॉन्फिगरेशन के लिए या तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 7 लूज करने। तो 7 लूज क्यों करेगा, इसके लिए आसान काम क्या है, ये 1 गैन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन गैन किया मतलब एक नेगेटिव चार्ज को गैन किया, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गैन करने के बाद इट विल बिकम एन आयन नेगेटिव चार्ज आयन क्लोरीन नेगेटिव। इसलिए हम नॉन मेटल्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गैनिंग इलेक्ट्रॉन। सो फर्स्ट केमिकल
प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल वही देखेंगे जो हमने मेटल्स के केस में देखी थी पहले, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है अगर नॉन मेटल तो ऑक्साइड ही बनेगा, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनेगा। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर क्या होगा, जैसे हमने मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर देखा था वैसे ही नॉन मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। एसिडिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। जैसे कार्बन नॉन मेटल है, जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा या तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा या कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल होता है नेचर में, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है। इट मीन्स ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल में बी न्यूट्रल और एसिडिक। सेकंड रिएक्शन विद वाटर, तो ये तो सिंपल है, वाटर के साथ नॉन मेटल कभी रिएक्ट करेंगे नहीं, चाहे वाटर हो, चाहे कोल्ड वाटर हो, हॉट वाटर हो या आपका स्टीम हो, वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये तो इजी हो गया आपका, वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं होगी। रिएक्शन विद डिल्यूट एसिड, तो नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड, तो डिल्यूट एसिड के साथ भी वो ये रिएक्ट नहीं करेंगे। फोर्थ रिएक्शन विद सॉल्ट सोल्यूशन, वही सेम जैसे हमने मेटल्स में पढ़ा था। अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट सॉल्ट सोल्यूशन। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, सॉल्ट सोल्यूशन सोडियम ब्रोमाइड की सॉल्ट सोल्यूशन की और साथ में क्लोरीन के साथ रिएक्शन की, क्योंकि क्लोरीन जो है ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सो इट विल डिस्प्लेसेस ब्रोमीन फ्रॉम NaBr। सो यहाँ पे NaCl फॉर्म हो जाएगा, दैट इज प्लस ब्रोमीन एज इट इज़, ठीक है। सो इट इज़ अ रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटल विद इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, विद अ सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ अनदर नॉन मेटल। सो ये होगी आपकी पहले हमने पढ़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर पढ़ी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे। तो आप मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम सोडियम एंड क्लोरीन, ठीक है, सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम आपको पता है मेटल है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 281 और क्लोरीन आपका नॉन मेटल है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 287, ठीक है। इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन इसको लूज़ करना है और इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेंगे, आपस में ही क्या करेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, इसको गैन करना है, तो ये लूज़ करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। अब ये जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा इट विल फॉर्म Na पॉजिटिव आइन, और क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन इसी से गैन करेगा इट विल फॉर्म क्लोरीन नेगेटिव आइन। दोनों आइंस बन जाएंगे, अपोजिट चार्ज आइन बन जाएंगे, और आपको पता है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये अट्रैक्ट करेंगे एंड दे विल फॉर्म अ कंपाउंड NaCl। तो आपको याद रखना है मेटल्स नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। एक मेटल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और वही इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल गैन करेगा, ठीक है, क्योंकि मेटल्स को स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना होता है, प्रॉपर्टी है उनकी, और नॉन मेटल्स को स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को गैन करना होता है। उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसी तरह, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे ही इनको मेटल्स और नॉन मेटल्स में हमने क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स जिनको स्टेबिलिटी कैसे मिलती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, उन्हीं को हम मेटल्स बोलते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स जिनको स्टेबिलिटी कैसे मिलती है इलेक्ट्रॉन गैन करके, उनको हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। सो जब ये आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे, एक मेटल लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन और वही इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल गैन कर लेगा एंड दे विल फॉर्म कंपाउंड। और ये जो कंपाउंड बना, इस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स, या इनको हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। और जो बॉन्ड बना इनके बीच में उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आप ये केमिकल बॉन्ड पढ़ोगे, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, मतलब एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है बी, दोनों को अब इलेक्ट्रॉन गैन करके ही स्टेबिलिटी मिलेगी, तो ये क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, तो उस तरह के हम बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस केस में तो शेयरिंग नहीं हुई है, इस केस में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। जब भी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उस केस में आइंस बनते हैं, दोनों के आइंस बनते हैं, तो वो अपोजिट चार्ज होता है उन पर, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो कंपाउंड बनाते हैं विच इज़ नोन एज आयनिक कंपाउंड। और ये जो आयनिक कंपाउंड बनेगा, इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आपको पता है आयनिक कंपाउंड्स में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जिसकी वजह से वो सॉलिड इन नेचर होंगे, ठीक है, सॉलिड होंगे, एज कंपेरेटिवली हार्डर भी होंगे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सॉलिड है, हार्डर है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में लाइक वाटर एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, अल्कोहल एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये आपको याद रखना है कि किसमें सॉल्वेंट है, किसमें सॉल्युबल है और किसमें सॉल्युबल नहीं होते हैं आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट वाटर में मतलब वो सॉल्युबल होते हैं, अगर वाटर में डालोगे कोई भी आयनिक कंपाउंड तो वो वापस डिसोशिएट हो जाएगा आइंस में। अगर NaCl को आप वाटर में डालोगे, तो वो डिसोशिएट हो जाएगा इनटू आइंस, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। बट पोलर सॉल्वेंट में, अगर नॉन पोलर में डालोगे वहाँ ये डिजॉल्व नहीं होगा। अगर अल्कोहल में डालोगे, बेंजीन में डालोगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड में NaCl को डालोगे, तो ये वहाँ पे जाकर डिजॉल्व नहीं होगा, NaCl की फॉर्म में ही रहेगा, दैट इज आइंस में डिसोशिएट नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। तो जब ये सॉलिड स्टेट में होगा तब तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, बट अगर इसको हम पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दें तो उस केस में आपको पता है चार्जेस ये आइंस बन जाएंगे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और आइंस जो सोल्यूशन में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं वो आइंस होते हैं। सो आइंस वहाँ पे पहले से अवेलेबल होंगे, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को वहाँ पे कंडक्ट करवा देंगे। इट मीन्स सॉलिड फॉर्म में तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, बट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट मीन्स एक्वेसियस स्टेट।
नेक्स्ट टॉपिक इज ओकरेंस ऑफ मेटल। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ओकरेंस ऑफ मेटल्स। ऑल मेटल्स दैट आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट ओकर इन आइदर इन फ्री स्टेट और इन कंबाइंड स्टेट। आपको पता है मेटल्स जो होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, या तो वो दो तरह से पाए जा सकते हैं, या तो वो फ्री स्टेट में होगा, दैट इज वो अकेला होगा मेटल, या कंबाइंड स्टेट में इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स होगा। ठीक है, फ्री स्टेट में जो होता है उसको नेटिव स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, नेटिव स्टेट भी बोलते हैं उसको। फ्री स्टेट में कौन से एलिमेंट्स होंगे आपको पता है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे हैं, जैसे प्लेटिनम आपका हो गया, गोल्ड हो गया, ये नेचर में अर्थ क्रस्ट में हमेशा पाए जाएंगे इन फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट। फ्री स्टेट को नेटिव स्टेट भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, फ्री स्टेट को नेटिव स्टेट भी बोलते हैं, नेटिव स्टेट। क्यों फ्री स्टेट में पाए जाएंगे गोल्ड एंड प्लेटिनम? बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव। वो इतने लीस्ट रिएक्टिव होते हैं कि वो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे, इसलिए वो फ्री स्टेट में पाए जाएंगे। अब कुछ ये डेफिनेशंस हैं, ये आपको आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले किसी भी मेटल को अर्थ क्रस्ट से निकालने के लिए उसकी एक्सट्रैक्शन की जाती है, उसमें ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डेफिनेशन है मिनरल। मिनरल किसको बोलेंगे? कोई भी कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है, ठीक है, ओकर नेचुरली इन दी अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। ठीक है, जहाँ जिसके अंदर एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे, जिसको मतलब एक रॉक का टुकड़ा जो अर्थ के अंदर होगा, जिसके अंदर एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे, उसको हम बोलेंगे मिनरल। अगर आपको मेटल एक्सट्रैक्ट करना है तो अर्थ क्रस्ट से पहले क्या करोगे, वहाँ से एक मेटल आपको डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा, वहाँ पे उसके साथ इंप्योरिटीज़ भी होंगी, तो वहाँ से जो भी आप रॉक पीस ऑफ रॉक निकालोगे उसको हम बोल देंगे मिनरल। अब कुछ मिनरल, नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन हो जाएगी ओर। अब कुछ मिनरल आपके ऐसे होंगे जिसमें जो मेटल आपको एक्सट्रैक्ट करना है वो इतनी कम क्वांटिटी में होगा कि उसको एक्सट्रैक्ट करने में जो आपकी कॉस्ट आएगी वो उससे ज़्यादा आ जाएगी, दैट इज़ आपको लॉस होगा। ठीक है, दैट इज़ आपको लॉस होगा। और कुछ मिनरल्स ऐसे होंगे जिसमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में जितनी आपकी कॉस्ट आएगी उससे ज़्यादा का मेटल आप उससे एक्सट्रैक्ट कर लोगे, दैट इज़ उसमें आपको प्रॉफिट होगा। उस तरह के मिनरल को हम बोलते हैं ओर। सो ओर इज़ नथिंग, अ मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली इज नोन एज एन ओर। ठीक है, पहले मिनरल आ गया, जो रॉक का पार्ट होगा जो हम अर्थ क्रस्ट से निकालेंगे उसको मिनरल बोलेंगे। अब उन मिनरल्स में से ऐसा मिनरल जिसमें हम मेटल एक्सट्रैक्ट करें प्रॉफिटेबली उसको हम ओर बोलेंगे। नेक्स्ट टर्म इज गैंग। गैंग क्या होता है? जो भी आपकी ओर होगी उसके साथ जो इंप्योरिटीज़ होंगी उसको हम गैंग बोलेंगे। दी अनवांटेड इंप्योरिटीज़ लाइक सैंड, रॉकी मटेरियल, एनिमल डिके एक्स्ट्रा प्रेजेंट इन दी ओर आर कॉल्ड एज गैंग। ठीक है, फिर दो टर्म्स आती हैं, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग होता है ओर को हीट करना इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कैल्सिनेशन होता है ओर को हीट करना इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। रोस्टिंग यूजुअली डन सल्फाइड। अगर आपके पास जो ओर है वो सल्फाइड ओर है देन हम उसकी रोस्टिंग करते हैं। अगर आपके पास कार्बोनेट ओर है देन हम उसकी कैल्सिनेशन करते हैं। किसी भी मेटल को उसकी ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये आपको टेबल याद रखना है बस। ठीक है, उसका प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। सबसे पहले आपको ओर मिलेगी, ओर की कंसंट्रेशन करोगे। कंसंट्रेशन मींस उसमें से गैंग को आप हटाओगे, दैट इज इंप्योरिटीज़ को हटाओगे, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। उसके बाद हमने मेटल्स को डिवाइड कर दिया 3 कैटेगरी में, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। क्यों? इनको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका अलग अलग है। जो हाई रिएक्टिविटी वाला मेटल होगा उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से। आपके पास ऐसे एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। ठीक है, इनको हमने बैटरी से कनेक्ट किया और इनको चार्ज किया हुआ है। ठीक है, जिस रॉड पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको कैथोड बोलते हैं, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको एनोड बोलेंगे। ठीक है, जो भी मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, फॉर एग्जांपल सोडियम एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप यहाँ पे NaCl की फॉर्म में अगर वो है, ठीक है, NaCl क्लोराइड की फॉर्म में, तो उसको यहाँ पे डालेंगे तो Na पॉजिटिव, तो वो आइंस में डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, सो पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ? इस रॉड की तरफ, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव वाला अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ। सो यू विल गेट द मेटल सोडियम। किसके ऊपर? इसके ऊपर आपको मिल जाएगा, इस रॉड पे आपको क्या मिल जाएगा? सोडियम। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ज़्यादा डिटेल में आपको पता नहीं है, बस पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रोलिसिस से सीधा आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी जो है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? अगर कार्बोनेट ओर होगी तो कैल्सिनेशन करेंगे, मैंने आपको बता दिया। सल्फाइड ओर होगी तो रोस्टिंग करेंगे, मतलब हीट करेंगे। एक में प्रेजेंस ऑफ एयर में, एक में एब्सेंस ऑफ एयर में। वहाँ से हमें मिलेगा ऑक्साइड ऑफ मेटल। तो मेटल को ऑक्साइड मिलेगा तो ऑक्सीजन को रिमूव करना होगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? हम रिडक्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब रिडक्शन करनी पड़ेगी, तो आपको मिलेगा मेटल। उस मेटल में थोड़ी इंप्योरिटीज़ होंगी, उसकी प्योरिफिकेशन करेंगे, यू विल गेट दी प्योर मेटल। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी में, लो रिएक्टिविटी वाली जो ओर्स होती हैं वो यूजुअली सल्फाइड ओर्स होती हैं। ठीक है, तो सल्फाइड हो रहा है तो उसकी रोस्टिंग कर देंगे, रोस्टिंग करेंगे, मेटल मिलेगा, उसकी रिफाइनिंग कर देंगे, यू विल गेट दी प्योर मेटल। सो बस ये टेबल आपको थोड़ा सा आपके माइंड में होना चाहिए कि किस तरह से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है कोरिजन। कोरिजन आपको पता है ना क्या होता है? डिग्रेडेशन ऑफ ए मटेरियल इन रिएक्शन बिटवीन द मटेरियल एंड इट्स इन्वायरमेंट। जब भी इन्वायरमेंट में एक्सपोज हो जाए कोई मटेरियल, अगर वो डिग्रेड हो रहा है तो उसको बोलते हैं कोरिजन ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, जैसे सिल्वर इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है। जैसे सिल्वर की कोरिजन होती है। सिल्वर आर्टिकल्स अगर आप बिकम्स ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। ठीक है, ब्लैक हो जाते हैं वो। क्यों? क्योंकि दे विल रिएक्ट विद सल्फर। अगर एयर में सल्फर है तो सल्फर के साथ रिएक्ट करते हैं एंड दे विल फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड विच इज ब्लैक इन कलर। सिमिलरली कॉपर के केस में वो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा एंड स्लोली loses its shining bronze surface and gains a green coat। इस ग्रीन कोट को बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। आयरन के केस में पता है आपको, रेस्टिंग ऑफ आयरन मॉइस्ट एयर के साथ मिलकर वो ब्राउन फ्लैग की सा सब्सटेंस आयरन के ऊपर उसकी कोटिंग चढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं रस्ट। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेमोराइज करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन। तो कोरिजन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? आपको बस जो इन्वायरमेंट है और जो मेटल है
उनको डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होने देना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो प्रिवेंट करने के लिए, तो आप पेंटिंग कर सकते हो उस पर, ऑयलिंग कर सकते हो, ग्रीसिंग कर सकते हो, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो, अलाइंग। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग, कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। ठीक है, हम आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए हम उस पर जिंक की लेयर कोट कर देते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम और क्रिप्टिन केरोसिन, ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि क्यों करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। पूरा लेक्चर पढ़ लिया हमने। सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव, मैंने आपको बताया, अगर उनको एयर में रखोगे तो वो रहेंगे ही नहीं, वो अपनी फॉर्म में रहेंगे नहीं, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दे विल फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। सो उनको कहाँ स्टोर कर सकते हैं हम, केरोसिन में रख सकते हैं। सो ये था आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पूरा टॉपिक। इस पे एमसीक्यू नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, तो और आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फॉरेस्टर के मैथ्स और रीजनिंग और साइंस, इन तीनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर पहले वो टॉपिक नहीं देखें आप जाके वो देख सकते हो। ठीक है, रीजनिंग मैथ्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है, रीजनिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, थोड़े से टॉपिक बचते हैं, वो मैं अपलोड कर दूंगा। साइंस अभी रहती है, साइंस अभी कर रहे हैं हम, तो साइंस भी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये नोट्स में PDF फॉर्म है, वहाँ पे डाल दूंगा। और अगर आपको फॉरेस्टर के नोट्स चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।